बर्तुच्चियो। इसी बीच काउंट अपने घर पहुंच चुका था। यात्रा में उसे 6 मिनट लगे थे और ये 6 मिनट इतने थे कि 20 युवक उसे देख सकें। वे सब उस जोड़ी की लागत पहचान कर, जो उनकी सामर्थ्य से बहुत बाहर थी, अपने घोड़ों को ऐड लगाकर सर पर दौड़े, ताकि उस कुलीन प्रभु की एक झलक पा सकें, जो अपने घोड़ों के लिए प्रति जोड़ी 10,000 फ्रांक चुकाता था। अली ने जिस निवास को मोंटे क्रिस्तो के नगर गृह के रूप में चुना था, वह शांज एलिजे पर चढ़ते समय दाहिनी ओर स्थित था। एक ओर आंगन और दूसरी ओर उद्यान। आंगन में पेड़ों का एक सघन समूह मुखौटे के एक भाग को ढकता था और उसके चारों ओर दो बाहों की तरह दो रास्ते थे, जो मुख्य द्वार से दाएं बाएं गाड़ियों को एक दोहरी सीढ़ी की ओर ले जाते थे। उस सीढ़ी की हर सीढ़ी पर फूलों से भरा एक पात्र रखा था। पर्याप्त भूभाग में अकेला खड़ा यह घर रियुद पोंथियू पर मुख्य द्वार के अतिरिक्त एक और प्रवेश द्वार भी रखता था। सारथी के द्वारपाल को पुकारने से पहले ही विशाल फाटक अपनी कुंडियों पर खुल चुका था। काउंट को आते देख लिया गया था और पेरिस में भी, जैसे रोम में और वास्तव में हर जगह, उसकी आवश्यकताएं बिजली की गति से पूरी की जाती थीं। इसलिए गाड़ी बिना धीमी हुए भीतर घुसी और अर्धवृत्त बनाती हुई आगे बढ़ गई। पहियों के पथरीली राह पर चरमराने तक फाटक फिर से बंद हो चुका था। गाड़ी सीढ़ी के बाएं ओर आकर रुकी और द्वार पर दो व्यक्ति दिखाई दिए। एक था अली, जिसने अपने स्वामी को आनंद की ऐसी सच्ची मुस्कान दी कि वह आश्चर्यजनक थी। उसका प्रतिदान मोंटे क्रिस्तो की एक साधारण दृष्टि से हुआ। दूसरा व्यक्ति विनम्रता से झुका और गाड़ी से उतरने के लिए काउंट को अपनी बांह दी। धन्यवाद, बर्तुच्चियो। काउंट ने 3 सीढ़ियां हल्के से लांघते हुए कहा। नोटरी का क्या हुआ? छोटे बैठक कक्ष में, बर्तुच्चियो ने उत्तर दिया। और वे विजिटिंग कार्ड, जिन्हें मैंने घर का नंबर झांत होते ही छपवाने को कहा था, वे तैयार हो चुके हैं, बर्तुच्चियो ने कहा। मैं पैले रॉयल के श्रेष्ठ मुद्रक के पास गया और उसने मेरे सामने ही प्लेट उकेरी। उससे निकला पहला कार्ड, जैसा आपने कहा था, डांगलार्स बैरन डेप्यूटे को रियूदला शौसेदाम था। नंबर 7 पर भेज दिया गया। शेष कार्ड आपके शयन कक्ष की अलमारी पर रखे हैं। अच्छा, समय क्या हुआ है? 4 बजे। मोंटे क्रिस्तो ने अपने दस्ताने, टोपी और छड़ी उसी फ्रांसीसी सेवक को दे दी, जो काउंट द मोरसेर्फ के पूर्व कक्ष से उछलकर गाड़ी बुलाने आया था। फिर वह छोटे बैठक कक्ष में गया, बर्तुच्चियो उसे रास्ता दिखाता हुआ। इस पूर्व कक्ष की मूर्तियां बहुत ही घटिया हैं, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। मुझे आशा है कि इन्हें हटाया जाएगा। बर्तुच्चियो झुक गया। जैसा कि प्रबंधक ने कहा था, नोटरी पूर्व कक्ष में प्रतीक्षा कर रहा था। पेरिस का एक सम्मानजनक सहायक वकील, जिसे उपनगर के तुच्छ मुकदमेबाज वकील की दुर्गम गरिमा प्राप्त थी। क्या आप वही नोटरी हैं जिन्हें उस देहाती घर के विक्रेताओं ने नियुक्त किया है, जिसे मैं खरीदना चाहता हूं? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। हाँ, नोटरी ने उत्तर दिया। विक्रय पत्र तैयार है? हाँ। वह आपके पास है? यह रहा। उत्कृष्ट। और ये घर कहाँ है जिसे मैं खरीद रहा हूं? मोंटे क्रिस्तो ने सहजता से पूछा, प्रश्न को आंशिक रूप से बर्तुच्चियो और आंशिक रूप से नोटरी की ओर संबोधित करते हुए। प्रबंधक ने ऐसा संकेत किया जिसका अर्थ था, मुझे नहीं पता। नोटरी ने आश्चर्य से मोंटे क्रिस्तो की ओर देखा। क्या? वह बोला। क्या काउंट को उस घर का स्थान भी ज्ञात नहीं जिसे वह खरीद रहा है? नहीं, काउंट ने कहा। तो काउंट संपत्ति से परिचित नहीं है? भला मैं कैसे होता? मैं आज सुबह कादिज से पहुंचा हूं। मैं कभी पेरिस नहीं आया। यह पहली बार है कि मैंने फ्रांस की धरती पर कदम रखा है। तो यह अलग बात है, नोटरी ने कहा। काउंट जिस घर को खरीद रहे हैं, वह ओतुई में स्थित है।
यह सुनते ही बर्तुच्चियो का रंग उड़ गया। और यह ओतुई कहाँ है? मोंटे क्रिस्तो ने पूछा। बहुत पास, नोटरी ने कहा। पासी से थोड़ा आगे, बोआ तबूलोन के मध्य में अत्यंत रमणीय स्थान। इतना पास, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। पर यह तो देहात नहीं हुआ। धिक्कार है। आपने पेरिस के उपनगर में मुझे घर कैसे चुन दिया? बर्तुच्चियो। मैं, प्रबंधक असामान्य उतावलेपन से चिल्ला उठा। नहीं नहीं, वह मैं नहीं था जिसे काउंट ने यह घर चुनने को कहा था। यदि काउंट स्मरण करें, अपनी स्मृति टटोलें, पीछे लौटें। ओह हाँ, बिल्कुल ठीक, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। अब याद आया, मैंने अखबार में विज्ञापन पढ़ा और भ्रामक शीर्षक देहाती घर के झांसे में आ गया। अभी भी समय है, बर्तुच्चियो ने चैतन्य स्वर में कहा। यदि आप चाहें कि मैं कहीं और देखूं, तो मैं एंगे, फोंतनय ओ रोज या बेलव्यू, कहीं भी सबसे उत्तम ढूंढ लाऊंगा। नहीं नहीं, मोंटे क्रिस्तो ने उदासीन स्वर में कहा। मैंने यही घर चुन लिया है, इसलिए इसे रखूंगा। और काउंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, नोटरी ने पुकारा, अपनी फीस खो देने के भय से। ये एक मनोहर संपत्ति है, बहाते जलधारे, घना वन और एक आरामदेह मकान, यद्यपि लंबे समय से परित्यक्त। इसके अतिरिक्त वह साज सामान भी है, जो भले ही पुराना हो, पर मूल्यवान है। विशेषतः आज के समय में, जब प्राचीन वस्तुएं इतनी प्रिय मानी जाती हैं। क्षमा करें, पर मैं कल्पना करता हूं कि काउंट की रुचि अत्यंत सुरुचिपूर्ण होगी। आगे बढ़िए, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। तो यह स्वीकार्य है? ओह, उससे कहीं अधिक। यह तो अद्भुत है। तो फिर इतने अच्छे सौदे को हाथ से जाने न दें, मोंटे क्रिस्तो ने कहा। नोटरी, विक्रय पत्र। उसने शीघ्रता से हस्ताक्षर कर दिए, केवल उस स्थान पर एक दृष्टि डालकर जहां घर की स्थिति और स्वामियों के नाम अंकित थे। बर्तुच्चियो, उसने कहा, इस सज्जन को 55,000 फ्रांक दीजिए। प्रबंधक लड़खड़ाते कदमों से बाहर गया और नोटों की एक गड्डी लेकर लौटा, जिसे नोटरी ने ऐसे गिना जैसे कोई व्यक्ति जो अपने धन को केवल विधिक औपचारिकताओं के बाद ही प्राप्त करने का आदी हो। अब, काउंट ने कहा, क्या सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं? सभी, नोटरी ने उत्तर दिया। चाबियां आपके पास हैं? वे उस द्वारपाल के पास हैं जो घर की देखरेख करता है। ये रहा वह आदेश जो मैंने उसके लिए तैयार किया है, जिससे वह काउंट को उनकी संपत्ति दिखाए। बहुत अच्छा, मोंटे क्रिस्तो ने कहा और नोटरी की ओर ऐसे ढंग से सिर हिलाया जिसका अर्थ था, अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, जाइए। पर ईमानदार कलम घिसने वाले ने कहा, मुझे लगता है कि काउंट से एक भूल हो गई है। कुल राशि तो केवल 50,000 फ्रांक थी और आपकी फीस उसी में सम्मिलित थी। पर क्या आप ओतुई से यहाँ नहीं आए? हाँ, अवश्य। तो फिर आपके परिश्रम का पारिश्रमिक तो दिया ही जाना चाहिए। काउंट ने हाथ के संकेत से उसे विदा करते हुए कहा। नोटरी झुकता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। अपने पेशे की उपाधि प्राप्त करने के बाद यह पहली बार था कि उसे ऐसा ग्राहक मिला था। इस सज्जन को बाहर तक छोड़ आइए, काउंट ने बर्तुच्चियो से कहा, जो नोटरी के पीछे पीछे चला गया। काउंट के अकेले होते ही उसने अपनी जेब से एक बंद बटुआ निकाला और उसे उस छोटी सी चाबी से खोला जिसे वह सदा अपने गले में रखता था और जो कभी उससे अलग नहीं होती थी। उसने कुछ क्षण देखा, फिर एक पृष्ठ पर रुक गया जिसमें कुछ टिप्पणियां थीं। उन्हें मेज पर रखे विक्रय पत्र से मिलाया और स्मृति में खोजते हुए कहा, हाँ, यही है। ओतुई, रियू द ला फोंतैन, नंबर 28। अब क्या मैं किसी धार्मिक भय या शारीरिक आतंक से निकाले गए स्वीकारोक्ति पर भरोसा कर रहा हूं?
किसी भी स्थिति में 1 घंटे में सब जान लूँगा। बर्तुच्चियो, उसने मेज़ पर एक छोटे हथौड़े से प्रहार किया, जिसकी मोड़ने वाली मूठ थी और जो ढोल की तरह तीखी, गूंजती ध्वनि करता था। बर्तुच्चियो, प्रबंधक द्वार पर प्रकट हुआ। बर्तुच्चियो, काउंट ने कहा, क्या तुमने एक बार मुझसे यह नहीं कहा था कि तुमने फ्रांस में यात्रा की है? फ्रांस के कुछ भागों में, हाँ, उसने उत्तर दिया। तो निश्चय ही तुम पेरिस के आसपास के क्षेत्र को जानते होगे? नहीं, नहीं, प्रबंधक ने तंत्रिकीय हकलाहट के साथ कहा, जिसे मोंटे क्रिस्टो मानवीय भावनाओं का पारखी, उचित ही अत्यधिक चिंता का परिणाम समझा। यह खेदजनक है, उसने कहा, कि तुम पेरिस के आसपास का क्षेत्र नहीं जानते, क्योंकि मैं आज ही सायंकाल अपनी नई संपत्ति देखने जाना चाहता हूँ और तुम निश्चय ही मेरे साथ चलकर मुझे उपयोगी जानकारी दे पाते। ओ तुही! बर्तुच्चियो चीख पड़ा। उसका धूप से सांवला मुख लगभग राख-सा हो गया। मैं ओतुई जाऊं? क्या बात है? ओतुई जाने में ऐसा क्या आश्चर्यजनक है? जब मैं वहां रहूंगा तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे गृहस्थ का अंग हो। बर्तुच्चियो ने अपने स्वामी की कठोर दृष्टि के सामने आंखें झुका लीं और मौन, अचल खड़ा रहा। यह क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी गाड़ी के लिए फिर से घंटी बजाऊं? मोंटे क्रिस्तो ने उसी स्वर में कहा, जिस स्वर में लुई 14वें ने वे प्रसिद्ध शब्द कहे थे। मुझे प्रतीक्षा कराई गई। बर्तुच्चियो बिजली की गति से छोटे बैठक कक्ष से पूर्व कक्ष में गया और भारी स्वर में पुकारा, महामहिम की गाड़ी तैयार करो। मोंटे क्रिस्तो ने 2-3 पत्र लिखे। जैसे ही वह अंतिम पत्र समाप्त कर रहा था, प्रबंधक फिर प्रकट हुआ। महामहिम की गाड़ी द्वार पर है, उसने कहा। तो फिर अपनी टोपी और दस्ताने ले लो, काउंट ने कहा। क्या मैं काउंट के साथ चलूं? बर्तुच्चियो चिल्ला उठा। निश्चय ही, तुम्हें अपने आदेश देने होंगे, क्योंकि मेरा इरादा इसी घर में रहने का है। काउंट के आदेश पर प्रश्न उठाना असंभव था, इसलिए प्रबंधक बिना प्रतिवाद किए अपने स्वामी के पीछे चला। काउंट गाड़ी में बैठा और उसे भी बैठने का संकेत किया। प्रबंधक आदरपूर्वक आगे की सीट पर बैठ गया।